बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है इतवार का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। आखिरकार तुर्की ने 100 साल के बाद इसराइल से बदला ले लिया है। तुर्की की जाल में इसराइल फंस चुका है और इसराइल को तुर्की ने चारों तरफ से घेर लिया है। खबरदार इसराइल, तुम्हें शाम की तकसीम करने नहीं दी जाएगी और फलस्तीन पर भी कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। इसराइल को तुर्की ने लर्जा दिया है। दूसरी तरफ तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अपनी फौजों को गजा की तरफ रवाना कर दिया है और तुर्क फौज को देखकर इसराइली फौज लर्ज उठी है। क्या एर्दोगान ने इसराइल के सबसे बड़े मंसूबे ग्रेटर इसराइल प्लान को पाश पाश कर डाला है? इस हवाले से आपको तफसीलात फराहम करने जा रहे हैं। ये हेडलाइंस ही इनकी डिटेल्स आएंगी। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे और कायम रहे। नाज़रीन किराम, आगाज करेंगे। तुर्की और इसराइल आमने सामने हैं और तुर्की और इसराइल के दरमियान पुराना हिसाब किताब बराबर हो रहा है। तुर्की अपने सारे बदले चुका रहा है और तुर्की इसराइल को और इसराइल के बनाने वालों से खिलाफत उस्मानिया दौर का हिसाब बराबर कर रहा है। अगर आपको याद हो, मैं तारीख की मुख्तसरन एक हवाला आपके सामने रखूंगा। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन आता है और जंग अजीम अव्वल के बाद उस्मानी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और उस्मानी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े करने में और बाल्फोर डिक्लेरेशन के लाने वालों में जो असल लोग थे वो आज के इसराइल के बानी थे। यानी जो आज इसराइल फ़लस्तीनी ज़मीनों पर है, इसके बनाने वाले ही लोग थे जो बरतानिया, फ्रांस, रशिया और उस वक्त की जो बड़ी ताकतें थी उनके साथ मिलकर खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने वालों में शामिल थे। तो लबनान को देख लें, शाम को देख लें और आज के फ़लस्तीन और गज़ा को देख लें और आज के इसराइल को देख लें, उर्दन को देख लें और इसी तरह से इराक, कुवैत वगैरह को देख लें और बाकी कंट्रीज़ को देख लें। ये सारा का सारा खित्ता उस्मानी खिलाफत के मातहत था। लेकिन उस बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद अमलन खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर तुर्की को महदूद कर दिया गया और तुर्की की बाउंड्रीज को आज की तुर्की की शक्ल में ढाल दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि तुर्कों की एक तारीख है और इस्लामी दुनिया में तुर्कों ने सबसे ज़्यादा हुकूमत कर रखी है। तो वो जो हुकूमत के ज़माने की रिवायात हैं वो तुर्कों में आज भी ज़िंदा हैं। तो खिलाफत उस्मानिया का जो दौर था उरूज का, वो तो अगरचे आज नहीं है, लेकिन खिलाफत उस्मानिया के जानशीन आज हैं। और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को भी खुद इसराइल की तरफ से, मगरब और यूरोप की तरफ से खिलाफत उस्मानिया का जानशीन और आज के दौर का नया उस्मानी खलीफा, जदीद मॉडर्न किस्म का खलीफा भी बास मीडिया में कहा गया है। हुआ कुछ यूं है कि इसराइल को इस वक्त तुर्की ने घेरना शुरू कर रखा है और चारों तरफ से तुर्क फौजें आ चुकी हैं। मसलन अगर बात की जाए इसराइल के शुमाल मशरकी इलाकों की और इसराइल के मशरक की और इसराइल के जुनूब की और इसराइल के शुमाल की और इसराइल के वेस्टर्न बॉर्डर्स की, तो ये जो चारों हुदूद हैं यानी मशरक, मगरब, शुमाल, जुनूब, इन चारों हुदूद में तुर्की की फौजें आ चुकी हैं और इसराइल के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। सबसे बड़ी खबर आज की शाम के हवाले से है। ज़रा ये शाम के हवाले से खबर आप देखें कि तुर्की की हुकूमत ने 10 साल तक तुर्की की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ रहने वाले शख्स को और तुर्की के नायब वजीर खारजा को, जिसका नाम है नूह यलमाज, इसको अंकारा की तरफ से दमिश्क के अंदर सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया है। यानी एक ऐसे शख्स को शाम का कंट्रोल तुर्की ने दिया है जो इससे पहले 10 साल तक पूरे तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी के अहम ओहदों पर, अहम मामलात को देखने वाला शख्स था। कहा जाता है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के जानशीन के तौर पर जो इस वक्त सबसे बड़ा ताकतवर नाम है वो है हाकान फैदान का, जो कि एर्दोगान के वजीर खारजा हैं और 15 साल तक के तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT के चीफ रहे हैं और उसने एर्दोगान के खिलाफ तुर्की की फौज की बगावत की कई कोशिशें नाकाम की हैं। हाकान फैदान का जो नायब है नूह यलमाज, उसे दमिश्क के अंदर अंकारा की तरफ से एक एम्बेसडर या सफ़ीर के तौर पर भेजा गया है। यानी इसराइल शाम की तकसीम चाहता है और इसराइल शाम में तुर्की को दूर रखना चाहता है, लेकिन तुर्की ने शाम में अपने पंजे गाड़ना और तेज़ कर दिए हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और ख़बर देख लें कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान ने कहा है
कि इसराइल शाम की तकसीम चाहता है, बागी जमातों को सपोर्ट कर रहा है, कुर्द अलहदगी पसंदों की मदद कर रहा है और दुरूज अलहदगी पसंदों की मदद कर रहा है, डेविड कॉरिडोर बनाना चाहता है, ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, शाम की मौजूदा हुकूमत को तोड़ना चाहता है और शाम में तुर्की की जो मौजूदगी है उसके खिलाफ है। हम इसराइल के एक एक मंसूबे से आगाह हैं और हम इसराइल को शाम तोड़ने नहीं देंगे। इससे पहले हाकान फिदान जो तुर्क वजीर खारजा हैं, इन्होंने कहा था कि शाम तुर्की की कौमी सलामती का मसला है। अगर शाम टूटता है, शाम के टुकड़े होते हैं तो गोया तुर्की के टुकड़े होते हैं, क्योंकि आज अगर कुर्दों की तरफ से शाम में कुर्दिस्तान बना दिया गया तो कल को तुर्की के अंदर बसने वाले जो 2 करोड़ से ज्यादा कुर्द हैं वो भी कहेंगे कि हमें अलग से कुर्दिस्तान बनाकर दिया जाए। और फिर शाम की तकसीम का मतलब है कि इसराइली फौजें शाम में आएंगी और फिर इसराइली फौजें तुर्की के बॉर्डर में आएंगी। यानी रस्साकशी इस बात पर है कि तुर्की इसराइल को घेर रहा है, उसकी सरहदों के करीब आ रहा है और इसराइल तुर्की की सरहदों के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उर्दगान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद है जिसमें उर्दगान ने कहा था कि इसराइल का लबनान पर हमला करके लबनान में आना इस बात की दलील है कि लबनान से तुर्की का फासला महज 1000 किलोमीटर से भी कम है, तो चंद घंटों के फासले पर इसराइल फिर तुर्की से रह जाएगा। हम ये होने नहीं देंगे। अभी आज की एक और खबर सुन लें कि 7 अक्टूबर 2023 की तर्ज का हमला इसराइल पर शुमाल से हो सकता है, यानी लबनान से और सीरिया से, शाम से। इन दोनों महाजों पर इसराइली फौज को बढ़ा दिया गया है और अभी ताज़ा तरीन जंगी मशकें हुई हैं ताकि 7 अक्टूबर की तरह का हमला लबनान या शाम से ना होने पाए और उसको हम रोक सकें। तो ये सारी चीज़ें इस बात की दलील हैं कि सिर्फ गज़ा ही नहीं, इसराइल का फोकस लबनान शाम है और लबनान शाम की आड़ में इसराइल का फोकस तुर्की है। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि इसराइल ने यूनान के अंदर अपनी फौजी सलाहियत को बढ़ाया है। यूनान के मातहत जो साइप्रस कब्रस है वहाँ पर अपनी फ़ौज और असलहे को बढ़ाया है और तुर्की ने जो शुमाली कब्रस है जो तुर्की के कंट्रोल में है उसमें अपनी फ़ौजों की मौजूदगी 40,000 से ज़्यादा तक बढ़ा दी है। तो गर्ज़ शाम के मसले पर इसराइल और तुर्की आमने सामने हैं। और फिर नाज़रीन किराम, हमारे पास इतलात हैं कि तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने जो कतर का दौरा किया, कुवैत का दौरा किया, सल्तनत ओमान का दौरा किया और उन तीनों मुल्कों में तुर्की अपनी फ़ौजें बढ़ाने जा रहा है, असलहा बढ़ाने जा रहा है। आज मशरक़ वस्ता के मुल्कों में अमेरिका की बजाय अब तुर्की का असलहा ज़्यादा मशहूर हो रहा है। मसलन तुर्की ने कतर को असलहा दे रखा है, सऊदी अरब को बाकायदा ड्रोन्स और मिसाइल और मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजी तुर्की दे रहा है, कुवैत को असलहा, ड्रोन, जहाज़, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें दे रहा है, सल्तनत ओमान को दे रहा है, इसी तरह से यूएई भी तुर्की से असलहा ले रहा है और उर्दन की हुकूमत भी तुर्की से फौजी दिफाई ताउन को मजबूत कर चुकी है और तुर्की की फौजें उर्दन में भी आ रही हैं। और मिस्र जैसा मुल्क जो तुर्की के बहुत खिलाफ था, पिछले 10-12 सालों में ताल्लुकात ख़राब रहे, आज वो मिस्र भी तुर्की से फौजी दिफाई मुआहदे कर चुका है। तो इसराइल के चारों तरफ तुर्की का असला आ चुका है और इसराइल के चारों तरफ है तुर्की की फौजें आ चुकी हैं। और ये जो गज़ा का मसला है इसने तो इसराइल की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि तुर्की की जो IHH नामी एक उनका इदारा है वो वहाँ पर जो मुख्तलिफ तरह की इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। इसराइल कहता है कि इन इमदादी सरगर्मियों की आड़ में दरअसल तुर्की अपनी खुफिया इंटेलिजेंस मुहिमात को सरंजाम दे रहा है और तुर्की की फ़ौजें और बाकायदा जो स्पेशल टास्क फोर्सेस हैं वो तैयार हैं और तुर्की अब गज़ा में इसराइल को हमेशा के लिए निकालना चाहता है और ऐसी तामीर नो करेगा कि आइंदा के बाद इसराइल जो है वो गज़ा वगैरह या फ़लस्तीन वगैरह में नहीं आ सकेगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इसराइल को बहुत परेशान कर चुकी हैं। मैं इसी हवाले से आपके सामने कुछ मज़ीद चीज़ें भी रखूँगा। ये एक ख़बर और एक रिपोर्ट मेरे सामने है, इसराइल के N12 मीडिया पर नशर हुई है। ये इसराइल का मशहूर मीडिया नेटवर्क है, उसने ये दावा किया है कि इसराइली फ़ौजें शाम के अंदर कार्रवाइयाँ कर रही हैं, वहाँ पर ईरान और दीगर जो इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं उनको पकड़ रही हैं, उनको मार रही हैं। आपको मालूम है इसराइल शाम में रोज़ाना हमले करता है, रोज़ाना कार्रवाइयाँ करता है और शाम के अंदर इसराइली फ़ौज है वहाँ के लोगों को भी पकड़ लेती है। और शाम की जो हुकूमत है वो अभी तक इसराइल से नहीं लड़ी है। 1 साल होने वाला है शामी हुकूमत को बात पता है कि हम अगर लड़ेंगे तो ये इसराइल को मौका देंगे। तो शाम तुर्की की आड़ में और इसी तरह से सऊदी अरब और कतर की आड़ में इसराइल के साथ लड़ रहा है। अभी जो कतर के साथ मुआहिदा हुआ है तुर्की के सदर तैयब उर्दवान का, उसमें यह बात तय हुई है कि शाम को तकसीम करने नहीं दिया जाएगा। शाम के अंदर तुर्की और कतर दोनों मिलकर पैसा लगाएंगे और इसराइल को आगे एक्सपेंड करने नहीं दिया जाएगा। अब यूनान के वज़ीर आज़म का बयान मेरे सामने मौजूद है। यूनान का प्राइम मिनिस्टर है मिट्सोटकीज़, उसने कहा है कि तुर्की यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहता है लेकिन तुर्की यूरोपीय यूनियन का अहल नहीं है, लिहाजा यूनान तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल होने नहीं देगा। यूरोपीय मालिक बहुत परेशान हैं क्योंकि यूरोप जो जंग है यूक्रेन की उसमें उलझा हुआ है
और यूरोप के पास अपनी फ़ौज इतनी ताकतवर नहीं है। दूसरा बड़ा मुल्क है यूरोप का तुर्की, जिसके पास सबसे ज़्यादा नाटो की फ़ौज है, यानी अगर नाटो कंट्रीज़ में देखा जाए तो तुर्की सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और अभी जो 40 जंगी जहाज़ है कतर से और सल्तनत ओमान से यूरो फाइटर ख़रीदने का मामला है, इस पर भी इसराइल को बहुत गुस्सा है। अब इसराइली फ़ौज जो गज़ा के अंदर लड़ती रही है, वो अपनी आला हुकाम को ये रिपोर्ट्स दे चुकी हैं कि अगर तुर्की की फ़ौजें गज़ा में आती हैं तो ये इसराइल की फ़ौज के लिए बड़ी तबाही की बात होगी और हम तुर्की की फ़ौज से नहीं लड़ सकते हैं। तुर्की की फ़ौज एक बाकायदा स्पेशल फोर्स है, उसे हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसराइल के अंदर ये बातें बार बार दोहराई जा रही हैं कि क्या तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइल के ग्रेटर इसराइल प्लान को रोक दिया है, क्योंकि इसराइल का जो मंसूबा है ग्रेटर इसराइल का, उसमें शाम, लबनान, इराक, गज़ा, वेस्ट बैंक और इसी तरह से उर्दन, सहारा सीना मिस्र और सऊदी अरब जैसे मुल्कों की ज़मीनों पर कंट्रोल हासिल करना या उस तक इसराइल की सरहदों को वसअत देना, एक्सपेंड करना है। तो क्या एर्दोगान ने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को पाश कर दिया है? इस पर बाकायदा इसराइल के अंदर चीखो पुकार चल रही है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।